तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी क्लास हो गई है एक, कौन सी, ट्रांजैक्शंस की, जो आपका तीसरा चैप्टर है, उसका एक बार पूरा प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 3 है हमारा ये। ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस दो तरह के होते हैं। विजय, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन होता है। तो बिजनेस में लेन देन दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है और दूसरा रिवेन्यू ट्रांजैक्शन होता है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस, रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस। जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस होता है वो नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होते, जो बार बार नहीं होता, नॉन रिकरिंग नेचर। कैपिटल ट्रांजैक्शन नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में बार बार नहीं होता, और दूसरा फ्यूचर बेनिफिट, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन होगा उसका हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर खरीदा तो इस साल भी यूज़ करेंगे, नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करेंगे, उसे तब तक यूज़ करेंगे जब तक वो वर्किंग कंडीशंस में रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार हो रहा है, लेकिन हम उसका यूज़ बार बार कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं। तो ये अनएक्सपायर्ड होता है। अनएक्सपायर्ड का मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट किया और एक्सपायर नहीं होता, धीरे धीरे एक्सपायर्ड होता है। और रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब ही होता है बार बार होना, और दूसरा है कि इट एक्सपायर विद इन 1 ईयर। हाँ, इसे वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। अब ये वाला जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब तो हम लोग समझ गए कि बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, लेन देन का मतलब पैसे में लेन देन, पैसे में लेन देन का होना ज़रूरी है। हाँ, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ट्रांजैक्शन आप जानते हैं कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। कैश मतलब नगद और क्रेडिट मतलब उधार। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन होता है। लेन देन नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है, लेकिन अगर वो नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होता, तब उसका एक नाम हो जाता है कैपिटल ट्रांजैक्शन। और जो ट्रांजैक्शन बार बार होता है और 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है, उसका फ्यूचर में बेनिफिट्स नहीं मिलता, तो वो रिवेन्यू ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब ये हम करते क्यों हैं इस तरह के कैपिटल ट्रांजैक्शन, बिजनेस में क्यों करते हैं? तो बिजनेस को इस्टेब्लिश करना हुआ, वर्किंग कंडीशन अच्छी करने के लिए, बिजनेस को एक्सटेंड करना हुआ। एक्सटेंड करना हुआ मतलब, एक्सटेंड का मतलब और बढ़ाना हुआ। हाँ, या उसकी कैपेसिटी को, हाँ, कैपेसिटी को इंक्रीज करना हुआ, या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को हाँ एफिशिएंट वे में यूज करना, या हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना हुआ। मतलब जो खर्चा हो रहा है वो फ्यूचर में और खर्चा क्या हो जाए, कम हो जाए।
तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को कैपिटल ट्रांजैक्शंस कहेंगे। इवन इसमें बैंक लोन भी आ जाएगा। बैंक लोन, बैंक से जो पैसा आएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, उसे हम बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। हम मशीनरी परचेज कर सकते हैं। मशीनरी मतलब कोई भी फिक्स असेट्स परचेज कर सकते हैं, इसका भी हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेगा। हम पुरानी असेट्स को सेल भी कर सकते हैं, सेल ऑफ, कॉस्ट में इफेक्ट आता है। हाँ, फिक्स असेट्स को सेल भी कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। हाँ, अच्छी विशेष मशीनरी भी हम परचेज कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स को सेल कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। ओनर का जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, वो भी क्या है? कैपिटल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग है। ये सारी एक्टिविटी बिजनेस में होती है, ये सारी चीज़ें बिजनेस में होती रहती है, बट ये रेगुलर नहीं होती, कभी कभी होती है। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया कैपिटल ट्रांजैक्शंस। और जो चीज़ें बिजनेस में रिकरिंग नेचर की हैं, बार बार होती हैं, वो बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग नेचर की होती हैं। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये आप इसका एक नाम दे सकते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। मतलब ये वो पैसा है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है। अगर आपको बिजनेस को चलाना है तो ये रेगुलर आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, और बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, एक्सपेंड करना है, कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो कैपिटल ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हम एक स्कूटी खरीदते हैं तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि एक बार खरीदेंगे, कई साल तक इसको यूज़ करेंगे, लेकिन स्कूटी यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसमें पेट्रोल या कोई भी फ्यूल नहीं फिल करेंगे। ईंधन नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, बैटरी से चार्ज नहीं होगा, स्कूटी किसी काम का नहीं है। तो स्कूटी को चलाने के लिए ये खर्चा बार बार आपको, यानी कैपिटल ट्रांजैक्शन भी करना होगा और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन भी करना होगा। तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल ICA का ले लेते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी AC लगी हुई हैं, यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, यहाँ जितने भी फर्नीचर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर जो प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर जो भी टीवीज़ लगी हुई हैं, ये सब बिजनेस के लिए ICA के हिसाब से अगर आप देखें तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करना होता, एक बार किया, लंबे टाइम तक इसका बेनिफिट्स मिलेगा, और ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये करना ज़रूरी है, तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बट इस इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए आपको रेंट देना होगा, आपको बिल्स का पेमेंट्स करना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इसके अलावा सैलरी वगैरह का पेमेंट करना होगा, इसके अलावा रिपेयरिंग का काम होगा। मतलब ये सारे खर्चे भी आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ट्रैवलिंग का एक्सपेंस करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे जर्नल एक्सपेंस होते हैं, छोटे छोटे खर्चे बिजनेस में, वो सब भी करने पड़ते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं, जर्नल एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम दोनों तरह का एक्सपेंस कर रहे हैं। तो AC, कंप्यूटर, फर्नीचर के लिए जो कर रहे हैं उसका नाम कैपिटल ट्रांजैक्शन है,
और जो रिकरिंग नेचर का है, जिनको हम बार बार कर रहे हैं, उसका नाम रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस है। तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को डिफाइन किया कि ट्रांजैक्शंस बिजनेस में दो तरह के होते हैं। हम लोग घरों में भी ऐसे करते हैं, जैसे आपने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, तो रेफ्रिजरेटर जो आपका कैपिटल ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन उसके लिए जो खाने पीने की सामान जैसे कि ब्रेड है, मिल्क है, बटर्स है, फ्रूट्स है, ये सब आपका रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस हो जाएगा। तो वो बार बार आपको करना पड़ता है। फ्रूट्स है, मिल्क है, बटर है, आपको बार बार खर्च करना पड़ता है। बट रेफ्रिजरेटर तो आप एक ही बार खरीदेंगे। तो हम घर में भी दो ही तरह का एक्सपेंस करते हैं, एक कैपिटल ट्रांजैक्शन, और गवर्नमेंट भी दो तरह का लेन देन करती है। जैसे कोई गवर्नमेंट नई सड़क बनाती है या कोई ओवरब्रिज बनाती है, नया ओवरब्रिज बनाती है, तो क्या नाम देंगे? कैपिटल ट्रांजैक्शन। हाँ, और फिर जो पहले से बना हुआ है उसकी मरम्मत करा रहे, रिपेयरिंग करा रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? रिवेन्यू ट्रांजैक्शन। एक हॉस्पिटल बिल्कुल नया बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे? और एक हॉस्पिटल पहले से है, उसको मेंटेनेंस करा दिया है, तो रिवेन्यू ट्रांजैक्शन। ऐसे ही बिजनेस है। बिजनेस में कुछ चीज़ें आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन हो जाता है। फिर बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन बार बार करना पड़ता है, तो उसका नाम रिवेन्यू ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब हम लोग कैपिटल ट्रांजैक्शंस को अलग अलग तरीके से समझेंगे। हाँ, अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है, इनफ्लो मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। और अगर बिजनेस से पैसा, तो उसका नाम आउटफ्लो हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस में पैसा आएगा वो कैसा होगा? नॉन रिकरिंग। क्योंकि आप तो जानते हैं इसके दो बेनिफिट्स होते हैं, एक ये नॉन रिकरिंग होता है और दूसरा इसका फ्यूचर बेनिफिट्स होता है। तो आप ये समझिए, जब कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये बार बार नहीं आएगा पैसा, और आएगा तो उसका हम लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे। जैसे ओनर का जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, ओनर्स का बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन होता है या इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल क्या हुआ फिर? कैपिटल रिसिप्ट। कई बार हम बिजनेस से लोन ले लेते हैं, मतलब कंपनी बैंक से लोन ले लेते हैं, तो लोन फ्रॉम बैंक। देखिए ये सब पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो हम बैंक से लोन ले रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है, बार बार नहीं होगा, तो इसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे कोई पुरानी एसी है, फर्नीचर है, मशीन है, उसे आपने क्या कर दिया? बेच दिया। हालांकि ये काम आप नहीं करते, मतलब हम लोग कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन नहीं बेचते, बल्कि उसे यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि असेट्स को यूज़ करते करते जब वो नॉन वर्किंग कंडीशंस में आ जाता है, वो अब आगे उसे यूज़ नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए वो रिलेवेंट नहीं है, बेकार है, तो हम ऐसी असेट्स को क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो यही दो चीज़ हो रही है। नॉन रिकरिंग होता है, कभी कभी ऐसा करते हैं, और वो पैसा हमारे पास आता है तो हम उसे फ्यूचर में
यूज कर सकते हैं। तो सेल ऑफ फिक्स असेट्स भी कैपिटल रिसिप्ट है, ओनर का बिजनेस में पैसा जो आ रहा है वो भी कैपिटल रिसिप्ट है, और बैंक से जो लोन ले रहे हैं वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। इसके अलावा मैच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे इंश्योरेंस में आपने पैसा लगाया, एफडी में आपने पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, तो 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद वो पैसा आपको विद इंटरेस्ट मिलता है। होता है, इंश्योरेंस में श्योर होता है, उसमें एक पीरियड होता है, उस पीरियड को क्रॉस करने के बाद इंश्योरेंस में एक, जैसे 20 साल का इंश्योरेंस कराया तो उसमें एक टाइम दिया होता है, 4 साल 3 साल, उतना लगातार आपका इंश्योरेंस क्या होना चाहिए, पेड होना चाहिए। फिर इन फ्यूचर उसके बाद कोई कैजुअलिटी, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, अगर ये 4 साल पूरा ना हुआ होता और बीच में ही जिसका इंश्योरेंस हुआ है कुछ हादसा हो जाता, तो फिर ये इंश्योरेंस का पैसा आपको नहीं मिलता। जो इंश्योर्ड अमाउंट है 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, उतना नहीं मिलता, थोड़ा अमाउंट मिलता, शायद जितना जमा करते उतना ही मिल जाता। बट एक उनका होता है पीरियड 3 साल का, रिस्क पीरियड होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आप 20 साल का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो 20 साल बाद हम आपको 60 लाख रुपए देंगे, आपको हर महीने 10,000 5,000 रुपए क्या करना है, देना है, लेकिन 5 साल तक लगातार देना ही देना है, देना तो 20 साल तक है। बट इन केस कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, अब वो दुनिया में नहीं है, उस केस में एटलीस्ट 4 से 5 साल का जो भी क्राइटेरिया होगा उतने दिन तक लगातार जमा होना चाहिए, तब वो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और अगर वो हेल्दी है, कोई इशू नहीं है, तो जितना दिन का इंश्योरेंस है उतने दिन तक उनको इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। एफडी तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार जमा कर दिया, 5 साल की एफडी होती है, 15 दिन से लेके 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। बट हम लोग चूंकि कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो 5 साल की एफडी करी तो 5 साल के बाद विद इंटरेस्ट पूरा पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ये हम लोग बार बार इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते, और जब पैसा मिलता है तो उसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस में पैसा आए, इन 4 में से कहीं से भी, तो आप उसे कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे को बोलते हैं। तो जैसे परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स में क्या है कि कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन सब आ जाएगा, बिल्डिंग सब आ जाएगा। तो कोई भी फिक्स असेट्स खरीदेंगे तो नॉन रिकरिंग का होगा। क्यों? क्योंकि आप फिक्स असेट्स को बेचेंगे नहीं, यूज़ करेंगे, तो नॉन रिकरिंग होगा। लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे और उसका फ्यूचर में बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा। तो कोई भी फिक्स असेट्स खरीदना क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएगा। दूसरा, टू इंक्रीज एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? किसी कंपनी का जो कैपेसिटी है पहले से, उस कैपेसिटी को और बढ़ा देना, तो इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे कोई मशीनरी है, उसमें कोई पार्ट्स चेंज कर दिया, तो 1 घंटे में 10 पीस बनता था, पार्ट्स को चेंज करने से 1 घंटे में 15 पीस सामान बन जाता है। तो अभी भी बेनिफिट्स होगा और फ्यूचर में भी आपको
बेनिफिट्स होगा। बहुत से लोग कार में पेट्रोल इंजन की जगह सीएनजी डाल देते हैं, तो सीएनजी से क्या होता है, उनका कॉस्ट कम हो जाती है। फ्यूचर सोलर पैनल हाँ, सोलर पैनल वगैरह होता है, वाईफाई जैसे लगता है। हाँ जैसे लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ये पार्टीशन ही है, थोड़ा इसको तोड़ के बड़ा कर दिया तो इसकी क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। या ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक फ्लोर और बनवा दिया तो और उसमें ऑफिसेज बन सकते हैं, क्लासरूम बन सकते हैं। तो कुल मिला के खर्चा तो हुआ, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो अगर कैपेसिटी बढ़ रही है तो उसे भी नाम दे दिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा है टू रिड्यूस Existing expense. एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो खर्चा है पहले से उसको कम करने के लिए खर्चा करना, खर्चे को कम करने के लिए खर्चा करना। जैसे सोलर पैनल वाली बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, रिकरिंग नेचर का है, बार बार होता है। बिजनेस करेंगे तो बिजली का बिल देना होगा, तो ये एक्सपेंस होगा। बट अगर सोलर पैनल लगा लें ऊपर तो खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, बट आने वाला एक्सपेंस, क्योंकि उससे यूनिट बनेगी, जो उस यूनिट्स को हम यूज करेंगे तो उतना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन घट जाएगा, तो हमारा बचत होने लगेगा। तो ऐसा खर्चा जिससे होने वाला फ्यूचर का खर्चा कम हो जाए, उसका भी नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। इसके अलावा टू ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशंस, कोई एसेट्स है उसको आपने खरीदा लेकिन अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो आया नहीं इलाहाबाद। दिल्ली में खरीदा, दिल्ली में रखा हुआ है, तो भाड़ा देंगे तब आएगा इलाहाबाद। तो जो उस पर हमने भाड़ा दिया फ्रेट, वो उससे उसकी लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर मान लीजिए मशीन दिल्ली से इलाहाबाद आ भी गई, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टॉल नहीं है। तो इंजीनियर को बुलाया, मशीन को इंस्टॉल कराया। तो जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं हो जाएगी, यानी वर्किंग कंडीशंस में नहीं आ जाएगी, उस पर किया गया सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आपने पुरानी कार खरीद ली सेकेंड हैंड, चलने के कंडीशंस में नहीं है, तो आपने उसको रिपेयरिंग या ओवरहॉलिंग कराई ताकि कार क्या हो जाए, वर्किंग में आ जाए, आप कार को यूज़ कर सको। तो वो खर्चा भी क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यही समझ में आ रहा है कि ये खर्चा बार बार नहीं होता, और एक बार हो गया तो उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स मिलता है। और ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट से रिलेटेड होती हैं। कौन सी? कैपिटल रिसिप्ट भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि कैपिटल ट्रांजैक्शन का संबंध बैलेंस शीट से होता है। ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल, एक रिवेन्यू। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रिवेन्यू ट्रांजैक्शन। रिवेन्यू ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? रिकरिंग नेचर एंड एक्सपायर्ड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये भी दो तरह का होता है। अगर पैसा बिजनेस में बार बार आता है तो इनफ्लो कहते हैं, उसे नाम देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट।
और अगर बिजनेस से बार बार पैसा जाता रहता है, मतलब ये खर्चा बार बार होता रहता है, तो उसका नाम देते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारे पास पैसा आता है वो दो तरीके से आता है, एक ऑपरेटिंग होता है, एक नॉन ऑपरेटिंग होता है। ऑपरेटिंग इनकम वो होता है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं या आप इंगेज होते हैं, इंगेजमेंट। बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के, इंगेजमेंट के ये पैसा नहीं आता। जैसे आप कोई दुकान कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो सेल्स हुआ, तो सेल्स क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग इनकम। आप डॉक्टर हैं, मरीज को देख रहे हैं, तो आप सर्विस दे रहे हैं, तो उससे आपने फीस ले लिया, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग इनकम। आईसीए है, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है, उससे पैसा लेता है, फीस लेता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक सीए है, वो आपका अकाउंट चेक करता है, ऑडिटिंग का वर्क करता है, रिटर्न फाइल करता है, तो बिना उसके किए तो होने वाला नहीं है। तो इस तरह का जो पैसा आ रहा है बिजनेस में, उसका नाम हो गया ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया या आपने टारगेट अचीव कर लिया, आपके पास पैसा आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल रेंट है, बिल्डिंग एक बार बनाया, खर्च हुआ, बट रेंट मंथली आएगा। सेल्स का टारगेट पूरा हो गया तो महीने में आपको कमीशन आएगा। बैंक में अगर पैसे जमा किए तो हर महीने इंटरेस्ट आएगा। अगर शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया तो हर साल आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब लाभांश, यानी प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिलेगा। तो ये एक बार आप कर रहे हैं, इसको घर बैठे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी पैसा आपके पास। और ये पैसा ऐसा है कि अगर आप बैठ गए, आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो ये पैसा आना भी, तो ये कह सकते हैं एक्टिव इनकम है। और इसे पैसिव इनकम कह सकते हैं कि एक बार कर लिया, जैसे आपने कोई वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दिया, तो एक बार आपने किया, बट जितनी बार वो व्यूज लोग देखेंगे तो वो बढ़ता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका इनकम होता रहे, उसको पैसिव एडवर्टीजमेंट है, तो वो तो एक्सपेंस में आ जाएगा, उसकी वजह से इनकम होगा, वो अलग चीज है। तो ये तो इनकम हो रही है, मतलब ये पैसा आपके पास आ रहा है। मार्केटिंग तो एक तरह का एक्सपेंस है, इसलिए किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में उससे इनकम हो। तो वो तो इनकम जब होगी तो वो एक्सपेंस किए बगैर कोई इनकम नहीं होती है, तो वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस करना पड़ता है। जैसे टीचर ही है, अब नहीं रहेंगे तो फिर इनकम नहीं होगी ना, वो एक्सपेंस आपको करना पड़ता है। तो ये आपके पास पैसा आ रहा है, ये भी पैसा आपके पास आ रहा है, तो इसमें आपके इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ रहा है। तो जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, टीचर हैं, वो सब उनकी इनकम ऑपरेटिंग है। और जो लोग कोई काम नहीं कर रहे बट एक बार पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उससे उनको एक रेगुलर इनकम हो रही है, तो उसका नाम, हाँ। इसी तरीके से एक्सपेंस भी होता है, खर्चे भी दो तरह के, एक कैश एक्सपेंस होता है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। कैश एक्सपेंस का मतलब जो हमें दिखाई देता जो विजिबल होता है, जो हमें दिखाई देता है कि पैसा हमारे पास से जा रहा है। फॉर एग्जांपल सैलरी देते हैं तो कैश जाता है, रेंट देते हैं
तो पैसा जाता है, बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, तो इससे भी पैसा जाता है। ये सब विजिबल है। डायरेक्ट आपका कैश काम हो जाता है। रेंट भी आपका है, वेजेस भी है। वेजेस भी आपके हैं। तो बहुत सारे पेमेंट हम लोग क्या करते हैं, कैश में करते हैं, तो उसका नाम हो जाता है कैसे? कैश एक्सपेंस। और बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, बट हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि एक मशीन आपके पास 5 लाख रुपए की है, तो 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर उसकी मार्केट में वैल्यू 1 लाख कम हो गई। क्योंकि कोई भी असेट जब आप यूज करते हैं तो टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू, तो उसको ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अब जब कम हो जाएगी तो वैल्यू बचेगी 4 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपया है वो जाते हुए नहीं दिखता, हो जाता है। बट होता है। तो उसे हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है, उसे महसूस करना होता है, रियलाइज करना पड़ता है कि ये एक्सपेंस हुआ है, और उसकी अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन होता है। ऐसे ही डिस्काउंट है। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई चीज़ 500 रुपये की है, हमने 50 रुपये कम कर दिए, तो 450 आपको मिलेगा। तो जहां आपको 500 मिल रहा था, 500 मिलता तो फॉर एग्जांपल 100 रुपये का प्रॉफिट होता। 450 रुपये का सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब जितना आप अर्न कर सकते थे उससे कम कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपका एक्सपेंस हो रहा है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऑफर वगैरह जो कंपनी की तरफ से हैं, पॉलिसीज वगैरह, जिसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसको हम नहीं अकाउंटिंग करते। लाइक ट्रेड डिस्काउंट, स्कीम्स, मतलब गवर्नमेंट ने, कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है कि कोई भी खरीदे, एवरीवन, हम ये सबको ऑफर्स देंगे। मतलब दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज गिवन टू ऑल टाइप ऑफ कस्टमर वेदर यू परचेज इन कैश और क्रेडिट, इट डजंट मैटर। कोई कैश में खरीदेगा तब भी हम ये देंगे, क्रेडिट में खरीदेगा तो भी हम देंगे। फॉर एग्जांपल, एक शर्ट है 1000 की, बट MRP उस पर लिख दी गई है 2000 की, तो अगर 50% डिस्काउंट पर दिया भी जाए तब भी वो 1000 की पड़ेगी। तो बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने खरीदा ही 800 रुपये का है, MRP है 2000 की और बिलिंग हुई है 800 की। तो कस्टमर को हम देंगे अगर 50% डिस्काउंट पर, तो 2000 का आधा हो जाएगा 1000, फिर भी 200 रुपये उसे बच जाएंगे, क्योंकि उसे बिलिंग कितने की हुई है, 800 रुपये की। तो ये सब कस्टमर को अट्रैक्ट करना हुआ, उनको विजिट कराना हुआ। मार्केट में कंपटीशन इतना सारा होता है, तो एक साइकोलॉजी होता है कि कस्टमर को डिस्काउंट बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ें जब आती हैं मार्केट में, तो बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, विजिट करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑफर्स रहता है और कुछ ना कुछ वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो इससे कंपनी का सेल्स क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए कंपनियां 2 पे 3 ऑफर दे देती हैं, 1 पर 1 ऑफर दे देती हैं। आपको लगेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट्स है और कुछ बचता भी है, बट कंपनी के साइड से देखेंगे तो कंपनी का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट होता है कि चीज़ों पे 2000 लिखा है बट उसको बिल बना है 800 रुपये का,
तो अगर वो 50% भी डिस्काउंट दे दे तो भी आपको लगेगा कि ऑफर चल रहा है और 2000 की चीज़ 1000 में मिल रही है, तो भी उसे 200 रुपये बचेंगे। अगर वो 40% का डिस्काउंट करता तो 2000 का 40% 800 रुपये होता, तो 2 शर्ट बेचता अगर वो, तो कितना कमा लेता? 400 रुपये के हिसाब से 800 रुपये कमा लेता। लेकिन इस तरीके से अगर वो कमाता है तो वो 10 शर्ट बेच देता है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं ऑफ़र की वजह से। तो 10 कस्टमर को अगर वो 200 भी प्रॉफिट ले ले तो भी वो कितना कमा ले रहा है? 2000 रुपये कमा ले रहा है। तो कहने का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा कमाना मैटर नहीं करता, सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए। जब सेल्स ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। तो कंपनियां जो ऑफ़र लगाती हैं वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए नहीं, सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो फ्लिपकार्ट पे कोई ऑफ़र आया तो उनको लगता है कि बिग बिलियन डे चल रहा है या फिर दिवाली का ऑफ़र है, तो कुछ इस तरह की स्कीम लाते हैं कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और आए और ख़रीदे। इससे फ़ायदा क्या होगा? अचानक से सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना वो नॉर्मल डेज में कम स्कीम में प्रॉफिट कमा रहे थे, ज़्यादा स्कीम दे के ज़्यादा मुनाफा अर्न कर लेंगे। वो स्टॉक भी क्लियर हो जाएगा, पुराना सामान भी निकल जाएगा। इसी तरीक़े से एक होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब हमने कस्टमर्स को सामान उधार बेचा बट वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बोल रहा हम पैसा दे ही नहीं पाएंगे, दिवालिया हो गया। तो वो तो पैसा हमारा डूब गया, नुकसान हुआ। एक ऐसा नुकसान जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हमारी संपत्ति को, हमारी वैल्यू को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी इनविजिबल है और ये भी एक ऐसा एक्सपेंस है जो होता है, हमें रियलाइज भी होता है बट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। उसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। अब ये दोनों जो इनकम है ये भी पीएल में जाएगी और ये दोनों एक्सपेंस भी पीएल में जाएगी। ट्रेडिंग में PL दोनों जाएगा ना? हाँ, जो डायरेक्ट होगा वो ट्रेडिंग में और जो इनडायरेक्ट होगा वो पीएल में। तो ये जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो ये हम लोग का तीसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम था ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन कितने तरह के? 2 टाइप्स के, कैपिटल ट्रांजैक्शन, रिवेन्यू ट्रांजैक्शन। फिर कैपिटल ट्रांजैक्शन में 2 चीजें, कैपिटल रिसीप्ट, रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन में भी 2, रिवेन्यू रिसिप्ट। अब रिवेन्यू रिसिप्ट 2 तरह से होता है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कैश और नॉन कैश। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।